जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। शिखर पर जाने के लिए आप सब तैयार हैं और वो समय आ गया है जिसके लिए आपने कमर कस ली है। आज का वीडियो सेशन आपके एग्जाम से पहले लास्ट वीडियो सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊं भी बोर्ड एग्जाम के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो सेशन के अंदर कर ली है। जिन्होंने नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। और फिर मैंने कहा था अगर आपका कोई प्रश्न बच जाता है तो वो भी पूछ लीजिएगा। तो काफी कमेंट आए हुए थे, छोटी छोटी समस्याएं थी और मुझे लगा ये इस प्रकार की समस्याएं बहुत से बच्चों को हो सकती है। तो आज के इस सेशन में हम उन प्रश्नों के ऊपर भी बात करेंगे और साथ में ही आप सब बहुत से बच्चों ने ये कहा भी सर कुछ बड़े वाले प्रश्न बता दो, कुछ ये बता दो। हालांकि सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी में कुछ पक्के वाले प्रश्नों के ऊपर भी आज हम बात है वो कर लेंगे, ताकि थारो जी टिक जाए, आपका मन है वो टिक जाए, आपको खुशी है वो मिल जाए और आपकी आदत बदल जाए। इस बात के लिए भी आपके अंदर वो हौसला आ जाए और आप ये कहो भी मेरी तो तैयारी बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैं कल के एग्जाम फेस्टिवल के लिए तैयार हूं कल के एग्जाम फेस्टिवल के साथ, वो भी हैप्पीनेस के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपके कुछ प्रश्न ले लेता हूं, 15-20 प्रश्न है और फिर सीधे ही प्रश्नों के ऊपर बात है वो करेंगे। पहला प्रश्न ले रहा हूं, AK खान ने पूछा था क्या सर हम करेक्शन फ्लूइड यानी वो करेक्शन करने वाला पेन यूज कर सकते हैं? आपको बताना चाहूंगा नहीं यूज कर सकते। दूसरा प्रश्न सपना का भी है, शिवरतन का भी है और भी कई बच्चों का है। क्या सर जो प्रश्न नहीं आता तो क्या मिलता जुलता उत्तर लिख सकते हैं ताकि अच्छे नंबर आ जाए? बिल्कुल। अगर आपको कोई भी प्रश्न है वो अच्छे से तैयार नहीं है, एक तो ये ध्यान रखिएगा उसे बाद में करना है। पहले आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं और बाद में उस प्रश्न से मिलती जुलती बात कैसे भी करके आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये तो हो ही नहीं सकता भी बिल्कुल भी आपको उसके बारे में कोई जानकारी है वो नहीं हो। इसलिए तो मैं जब MCQ सीरीज करवाता हूं तो बार बार अभ्यास करवाकर यही तो बेनिफिट उठवाना चाहता हूं आपसे, ताकि वो छोटी छोटी बातें आपके याद रह जाए और किसी बड़े प्रश्न के अंदर लिखने में वो काफी हेल्पफुल है, वो आपके लिए हो सकती है। कोई भी प्रश्न अपने को छोड़ना है ही नहीं। उसके बाद में वीरेंद्र गोदारा ने पूछा है क्या सर हम जेल पेन यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पेन कोई भी यूज कर सकते हो, ब्लू पेन यूज करो, ब्लैक पेन यूज करो, ये जेल वाला पेन यूज करो, आपकी मर्जी है। उसके बाद में कमल बाजीगर और चंदन सिंह, इन बच्चों ने भी पूछा है क्या सर क्वेश्चन की क्रम संख्या लिखने के बाद उसका उत्तर नीचे लिख सकते हैं या उसी के आगे से? देखिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक चीज समझानी है आपको, वो ये है भी आपका एग्जाम हो रहा है, पेपर आपके टेबल के ऊपर होगा और जो कॉपी आपको मिलेगी उसको आंसर शीट कहते हैं, उसमें उत्तर लिखने हैं। आप प्रश्न संख्या लगा के उसके आगे ही उत्तर लिखना स्टार्ट करें या उससे नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करें, उत्तर ही तो लिखने हैं। और जो कॉपी जांच रहा है, हम जैसे साथी जो कॉपी जांच रहे हैं उनको पता है बच्चे ने उत्तर ही लिखा है, तो ऐसी टेंशन है वो मत रखिएगा। जसकरण बराड़ ने लिखा है क्या बड़े प्रश्न पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैंने कल भी ये बात क्लियर कर दी थी, आपका जैसा मन करे वैसा कीजिए। जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे आता है उसको सबसे पहले करना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कल मैंने कहा था भी पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का होगा तो उसके जो खंड है वो एक साथ कर देना। वो पहला प्रश्न आप चाहे पहले पेज पर करो, चाहे लास्ट पेज पर करो, बीच में करो, बस वो एक साथ कर देना। दूसरे में रिक्त स्थान आते हैं उनको सबको एक साथ कर देना और तीसरे के अंदर वन लाइनर वाले हैं, कोशिश करना उनको एक साथ लिख देना। और अगर कहीं कोई फिर भी समस्या आ जाए, पहले प्रश्न MCQ और जो दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द बैलेंस है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी करें एक साथ ही आपको करना है। कैसे करना है उस पर बात होगी। तीसरा जो आप अति लघुत्रात्मक वाला जो प्रश्न है, अगर आपको जैसे ज्योग्राफी में तो 4 आने हैं, कई सब्जेक्ट में ज्यादा प्रश्न आने हैं, तो आपको कुछ प्रश्न पहले आ रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे तीसरे का पहला कर रहे हो तो बस ये लगा दें और उसका उत्तर लिख दें। अगर आप तीसरे का दूसरा कर रहे हो, आप तीसरे का आगे ही 1 लगा दो या इसके नीचे 1 लगाकर उत्तर लिख दो।
भी कोशिश तो आपको ये करनी है भी अति लघुतरात्मक एक साथ हो जाए, नहीं होता तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। हाँ, आप चाहें 15वां प्रश्न पहले करो और ये पहला एमसीक्यू वाला बाद में करो, ये आपकी अपनी मर्जी रहती है, ऐसी टेंशन मत रखिएगा भी उससे कोई फर्क पड़ता है। उसके बाद में राधा रानी ने पूछा था कि सर मैंने स्टूडेंट से सुना है कि ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकते। भाई राधा, आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, स्टूडेंट से सुना है। अब देखिए, कॉपियां तो हम जैसे शिक्षकों के पास आती है, हम जांचते हैं, हमें पता है, मैंने वो बात बता दी भी हाँ आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन या दोनों ही यूज कर सकते हो। और कल मैंने कमेंट के अंदर ये भी बता दिया था, बहुत से बच्चों को जवाब दे दिया था, कईयों ने कहा सर पेन चेंज करें तो स्टैंप लगवानी है क्या? आप क्यों टेंशन लेते हो? आपका ये काम नहीं है, आपका काम है आंसर देना। आपको इस स्टैम्प स्टूम्प के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब आप पूरी कॉपी में बार बार कभी ब्लैक और कभी ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो उसमें कोई स्टैम्प की आवश्यकता नहीं, वहाँ कोई चीटिंग का सिस्टम है वो नहीं बनता है। ऐसी बहुत सी सैकड़ों कॉपियाँ ऐसी आती है जो बच्चे दोनों पेन यूज करते हैं। हमने तो आज तक किसी को कोई समस्या क्रिएट होते हुए नहीं देखी। और बोर्ड से हमारे पास कॉपी जांचने के लिए जो गाइडलाइन आती है उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्टूडेंट से की बात माने या नहीं माने वो आप पर डिपेंड करता है। मैं तो एज ए टीचर और वो भी गवर्नमेंट टीचर होते हुए अपनी बात है वो कह दी। अच्छा, ये गवर्नमेंट वाली बात इसलिए निकल गई, एक बच्ची है मुस्कान खान ने, उसने पूछा है क्या सर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो? हाँ भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और हम आपको पता है बोर्ड की कॉपियाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पास ही आती है, तो वो वहाँ से जो हमारे पास नियमों का जो पुलंदा है ना, जो सिस्टम है, वही तो मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप सब बच्चों को किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं हो। एक प्रश्न इस बात पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। एक बच्चा है जिसका मैंने लिखा नहीं कमेंट, मैं क्यों कॉपी में लिखे थे कमेंट, क्योंकि और तो एक ही फ़ोन है ना, तो उसने क्या कहा कि सर आप टीचर नहीं हो, आप तो मार्गदर्शक हो, फैसिलिटेटर हो। मुझे बहुत अच्छा लगा उस बच्चे की बात। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मैं अक्सर यही बोलता हूँ हर जगह भी, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं फैसिलिटेटर हूँ, एक पथ प्रदर्शक हूँ, एक सहायक की भूमिका में रहता हूँ। और रियल में एक शिक्षक का काम भी यही है। और आज शिक्षक यानी सिर्फ ज्ञान देने वाले शिक्षक तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े हो, क्योंकि आप गूगल पर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर कितना टाइम है वो व्यतीत करते हो। आपके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है। फैसिलिटेटर का काम है भी बच्चे को जब प्रॉब्लम आए तो उस काम में उसकी सहायता करना। तो मुझे अच्छा लगा वो कमेंट भी, हाँ मैं एक फैसिलिटेटर हूँ और ऐसा ही फैसिलिटेटर बनने की हमेशा कोशिश है, वो करूँगा। तो स्टूडेंट से सुना वो करना है नहीं करना, राधा आपका प्रश्न है ये। उर्मिला बेनीवाल भादरा से पूछा है क्या सर खंड लिखना जरूरी है? क्योंकि पूरा पेपर आपका कई खंडों में बंटा हुआ होता है, खंड ए, ब, स, द, इस प्रकार से। कोई जरूरी नहीं है। एक चीज मैंने आपको कही, प्रश्न संख्या लिखनी जरूरी है, ताकि क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एक बोर्ड की कॉपी का वीडियो बनाया, उसके फ्रंट पेज के ऊपर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स टीचर को लिखने होते हैं। तो वो कॉपी पलट पलट के देखता है भी हाँ पहले में कितने आए, 5वें में कितने आए, 15वें में कितने आए। तो उसमें उस टीचर को दिक्कत नहीं हो, इसलिए प्रश्न संख्या लिखनी अनिवार्य होती है। और एक चीज और बता दूं, कई बच्चों को ये वहम रहता है भी ठीक है प्रश्न 25 पूछे हैं तो 25 पूरे करने हैं, 20 पूछे हैं तो 20 पूरे करने हैं। कई प्रश्न 2-2, 3-3 बार कर देते हैं। तो जब केजिंग करता है ना, केजिंग का मतलब अंदर के नंबर जब फ्रंट पेज पर लाता है टीचर, तो उसको सब कुछ पता चल जाता है भी ये प्रश्न बच्चे ने 2 बार किया है। तो इसलिए ऐसी मूर्खता तो करना ही मत भी एक प्रश्न को 2 बार आप करें, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। और न ही कॉपी के ऊपर आपको अननेसेसरी चीजें कुछ लिखनी है उत्तर के अलावा। और साथ में उर्मिला ने पूछा है क्या एक खंड के प्रश्न एक साथ लिखना जरूरी है? बेटा मैंने ये कल भी बात कही थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भी। आप जैसे पहले प्रश्न के अंदर कई खंड है उनको एक साथ कर दें, दूसरा जो प्रश्न है रिक्त स्थान का उसमें कई प्रश्न है उनको एक साथ कर दें, बाकी प्रत्येक प्रश्न इंडिविजुअल है। तो बस आपकी अपनी मर्जी है, आप कैसे भी करें। शायद क्लियर हो गया होगा ये बात। उसके बाद में प्रश्न है रायचंद का, क्या सर ऑब्जेक्टिव सवाल में लाइन छोड़नी है? काहे को छोड़नी है भाई? इतना खुला खुला सब दिख रहा है तो कॉपी भरनी है क्या? आपको पता है लगभग 32 पेज की कॉपी आती है, तो खाली कॉपी भरनी है तो वो अलग बात है। वरना मुझे नहीं लगता ऑब्जेक्टिव में कोई बीच में स्पेस छोड़ने की जरूरत है। इतना स्पेस उन लाइनों के बीच में है
भी पहले का पहला जो उत्तर आया वो लिख दिया, फिर दूसरे का कंटिन्यू चलने दें, बीच में स्पेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक पूरा प्रश्न हो जाए, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, तब आप चाहें तो एक लाइन या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन छोड़कर प्रश्न संख्या 2 लगा सकते हो। ये पूरा हो जाए, उसके बाद में 3, उसके बाद में आप 2 लाइन या 1 लाइन, ज्यादा नहीं, बस 5वां करना चाहते हो तो 5वां लगा दें, इतना ध्यान रख लें। क्या पेपर, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा बच्चों का है, क्या सर पेपर ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आता है? मैं सैकड़ों बार इसका जवाब दे चुका हूं, आपके मैसेज के माध्यम से भी और बहुत बार वीडियो पर भी मैंने बोला है। मैं आपको कहूं, आप आज तो बिल्कुल ही टेंशन मत लेना, बाकी 25 से 30% है वो वेरिएशन होता है जब भी आता है। जैसे आज निर्माण उद्योग के कुछ प्रश्न कर रहे थे, सर आप तो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हो, ब्लूप्रिंट में तो 1 लाइनर उसमें से MCQ आएगा ही नहीं, आप ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 25% वेरिएशन है। और अगर ये बात नहीं भी पूरी लागू होती तो देखिएगा, MCQ के अंदर जो छोटी बातें हैं वही तो बड़ों के अंदर लिखनी हैं, ये बात समझ लीजिएगा। आज इस बात की टेंशन मत लेना, अभी मैंने तो मॉडल पेपर के अनुसार ही तैयारी की है, मैंने तो इस बात का गौर नहीं किया, इस बातों में अब कुछ नहीं पड़ा है। आपने जिस प्रकार से तैयारी की है वो सबसे बेस्ट है, और आप जो मानकर चलेंगे वही एग्जाम में आएगा। और बाकी हम पक्के वाले प्रश्नों की बात भी तो करेंगे आज। उसके बाद में राधा ने पूछा है कि सर तुलना करने वाले प्रश्न सारणी बनाकर करने हैं क्या? देखिएगा, जैसे प्रश्न आ गया पनामा नहर और स्वेज नहर का डिफरेंस पूछ लिया, तो आप चाहें तो इस प्रकार से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तरफ पनामा नहर लिखें, एक तरफ स्वेज नहर लिखें, जिन जिन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है इस प्रकार से 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 2 के 3, ऐसे कर सकते हो। अंतर वाले प्रश्नों में अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं करते और अगर आपने पहले पनामा के बारे में जो मूल बात थी वो लिख दी और स्वेज के बारे में फिर आपने लिख दी, तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा। कईयों का तो ऐसे टेबल वाला डिफरेंस है वो बन जाता है और कईयों में ऐसा बनता ही नहीं। एक चीज और बता दूं, अब कई बच्चों के क्या रहेगा, अच्छा सर टेबल बनानी है तो मैं तो फुट्टा लेकर ही नहीं है, स्केल लेकर ही नहीं आया। तो आपको मैं बताना चाहूँ, एक कागज लेता हूँ, देखिएगा सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे वो तो फुट्टे फट्टे का कम इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ये एक पेज अगर आपको क्लियर हो रहा हो, आपको कभी भी लाइन खींचनी है, आपको डिवाइडर करना है, तो आपको क्या करना है, उस बोर्ड की कॉपी को जिस पेज को आप डिवाइड करना चाहते हैं पलटें और बीच में से ऐसे दबा दें, ऑटोमेटिक वहां पर ये बीच वाला लाइन है वो खींची जाती है। बस वहां ऊपर अपने आप ये 2 भागों में पेज है वो जो बंट गया। तो इसलिए स्केल नहीं है, ये नहीं है सर मेरे ये हो गया, ऐसी कोई चीज़ों के बारे में आप मत सोचिएगा। तो समझ गए होंगे आप ये। और उसके बाद में रामलाल यादव ने पूछा है क्या सर पेपर पर टिक नहीं लगाने देते ड्यूटी वाले? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपका पेपर है, हाँ आप उसके ऊपर उत्तर नहीं लिख सकते, पेपर के ऊपर आप कोई उत्तर नहीं लिख सकते। आप प्रश्नों के ऊपर टिक कर सकते हो, कौन सा कर लिया कौन सा नहीं किया, ऐसा कोई नियम नहीं है भी आपको उसके ऊपर टिक नहीं लगाने दे। बाकायदा रोल नंबर भी लिखना होता है उस पेपर के ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मोहित अग्रवाल ने प्रश्न पूछा है कि सर मैंने फोरम में साइन हिंदी में किए या इंग्लिश में किए, मैं भूल गया। मोहित कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके अभी दिमाग में नहीं है तो जब परीक्षा कक्ष में आपकी उपस्थिति दर्ज होगी, अटेंडेंस होगी, तो आपके पास जो एक कंप्यूटराइज्ड पेज आएगा जिस पर आपकी फोटो लगी हुई होगी और आपके सिग्नेचर भी वहां पर दिख रहे होंगे, तो आप उन सिग्नेचर को देख लेना भी हिंदी में किए या इंग्लिश में किए हैं। तो जो बोर्ड के फॉर्म में आपने सिग्नेचर किए हैं वैसे ही आपको वहां पर सिग्नेचर हैं वो करने हैं। तो इस प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा मोहित। और सेन साहब ने पूछा है कि एग्जाम में मैप फट जाए तो क्या करेंगे और क्या और मिलेगा? सेन साहब क्या बात कर रहे हो, मैप कैसे फट जाएगा? पहले ही आपको पता चल गया। देखिएगा हमारी आदत कितनी खराब हो गई है, सब कुछ हमें पहले पता है कल क्या होना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमें क्या पता है, हमारी आदत इतनी खराब हो गई है, हमें यह पता है भी गलत क्या होना है कल। काश हमारे भारतीय बच्चों को कल क्या अच्छा होना है इसकी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाए तो मजा आ जाए ना, जिंदगी में आनंद आ जाए ना। समझिएगा इस तथ्य को। क्यों फटेगा भाई? नहीं फटेगा। और अगर फट गया ना सेन साहब तो मैप और नहीं मिलेगा, उस फटे हुए कोई आपको भरकर कॉपी के साथ चिपकाना है। मतलब चिपकाना क्या, उसके साथ जोड़ना है, आपको धागा मिलेगा अटैच करने के लिए। और जो वहाँ टीचर ड्यूटी वाले होंगे वो इस काम में आपकी हेल्प करवा देंगे, बता देंगे किस प्रकार से अटैच है वो करना है। तो आप यही करना, कॉपी के लास्ट पेज के अंदर वाली साइड में डालकर
वहाँ आप उसको उसके अंदर है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में और एक चीज़, हाँ मैप अलग से नहीं मिलता, एक चीज़ और बता दूं, आपका जो बोर्ड का पेपर होगा ना, जो बोर्ड का पेपर, उसके साथ ही जैसे ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड का है वो अटैच आएगा पेपर के अंदर, और उस पेपर से आपको अलग करना है। तो पहले आप जहां पर उसको फाड़ना है, अलग करना है, निशान लगा हुआ होता है, आप अंगुली के दाब से, अंगूठे के दाब से अच्छे से उसको दबा लें और फिर आराम से उसको फाड़ लीजिएगा। और फिर भी मोहित आपको सैन साहब आपको डर लगे तो आप टीचर को कह देना वहाँ जो सर प्लीज़ ये अलग कर दे, क्योंकि मैंने कल कसम खाई है, अभी कल ये फटेगा, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। सोनवीर ने पूछा है क्या सर एग्जाम में मैप मिलेगा, तो वो बताई दिया आपको पेपर में, जिस सब्जेक्ट में मैप आता है उसमें पेपर के साथ आएगा और उसको अलग करके आपको आंसर शीट के साथ जोड़ना होता है। उसके बाद में जीतू सोनी ने पूछा है सर कुछ गलत हो जाए तो कैसे काटें। हाँ ये एक अच्छा प्रश्न है। जैसे आपने स्वेज नहर लिखना था नाम और गलती से आपने पनामा लिख दिया, तो आपको क्या करना है, बस इसके बीचों बीच एक लाइन खींच देनी है और आगे दोबारा आपको जो लिखना था, जैसे स्वेज लिखना था स्वेज लिख दिया, ठीक है। सिर्फ इतने ही तरीके से काटना, एक ही लाइन खींचकर काटना है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही लाइन से काटेंगे तो कॉपी जब ओपन होती है ना तो इस गलती का पता नहीं चलता, और जब एग्जामिनर आपके उत्तर को जांचता है तो उसे पता चल जाता है अच्छा ये गलत कर दिया था, ये बाद में उसने सही कर दिया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से उसको काटते हैं और जैसे ही कॉपी ओपन करते हैं ना तो ये गंदा सा जो जगह होती है वहां वाली, वो सीधी आंखों को परेशान करती है, समझ गए ना। तो इसलिए आप सिर्फ एक लाइन खींचकर ही उसको कट कर दीजिएगा। और उसके बाद में गुलफान खान ने पूछा है क्या सर आप एक बार पूरी बुक का रिवीजन करवा दो मोस्ट क्वेश्चन का। अरे अब एक चीज बताऊं गुलफान भाई साहब, इसकी अब जरूरत नहीं है। देखिएगा मुझे वो, मैंने आपको अक्सर कहता हूं मुझे वो माहौल बनाना नहीं आता भी वो मेगा क्लास और फलाना क्लास ढिमका क्लास, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर आता ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर, तो शायद वो काम मैं भी कर लेता, ठीक है। एग्जाम की पहली रात भी 2-3 घंटे आपको पढ़ाता रहता, लेकिन आपको पता है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरिकल प्रश्न भी आपके आने हैं, और अगर मैं यहाँ थ्योरी वाले बड़े प्रश्नों को समझाने लग गया तो क्या आपके पास इतना टाइम है भी सिर्फ मुझे सुनोगे, सुनने से इतना बेनिफिट नहीं होगा। उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है जो प्री बोर्ड के माध्यम से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, आप उनको 1-2 बार आप खुद पढ़ें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ गुलफाम आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचिएगा, उसमें मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कल लिखना है तो ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल चीज़ है वो नहीं हो सकती। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा आप। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा भी बड़े प्रश्नों को किस प्रकार से करना है। उसके बाद में अमित शर्मा है, उन्होंने कहा सर पास मार्क्स के लिए बता दो। अरे भाई जो स्कूल से 17 अंक भेजे जाएंगे और जो आपका बोर्ड के अंदर, जैसे ज्योग्राफी में 17 अंक 14 जाते हैं स्कूल से, और उधर 56 में से अब आपको दोनों को जोड़कर 33% लेना है। इसका पूरा वीडियो पहले बना हुआ है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। मंजू शर्मा ने पूछा है सर कॉपी में मैप कहाँ जोड़े। मंजू ये हो ही गया प्रश्न, लास्ट से पहले जोड़ देना, बाकी आपके जो वहाँ टीचर होंगे वो आपको इसमें क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये प्रश्न बहुत बच्चों का, सर एग्जाम देने जाएं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना जरूरी है क्या। अगर आप जरूरी शब्द की बात करते हो तो मैं कहूँगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर देखा होगा टीचर्स बच्चों को ये कहते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में एग्जाम देने जाना, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, वो बस एक सभ्य ड्रेस होती है और सब अच्छा लगता है, सब एक जैसे जाते हो। तो थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से एक नेगेटिव थॉट के माध्यम से अगर आप ये पूछ रहे हो तो मैं चाहूँगा भी प्लीज़ आप इस चीज़ में मत पड़िए, स्कूल यूनिफॉर्म में जाइए, अच्छा लगेगा। और नहीं यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, कपड़ों का ऐसा कोई बाउंडेशन है वो इसके अंदर नहीं होता। उसके बाद में भरत है गंगानगर से, उन्होंने पूछा है सर अंकीय विभाजन को बताना। भरत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, अंकीय विभाजक क्या है। चलिए अभी मैं 1-2 प्रश्न और ले लेता हूं भरत, और उसके बाद में आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूं। बहुत प्यारा प्रश्न है और ऐसे समझ लीजिएगा भरत है वो पेपर आउट कर रहा है, आपको ये प्रश्न बता रहा है जो कल प्रिंट हो गया था। प्रेम गोदारा पूछ रहा है सर बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। प्रेम बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, चलिएगा थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात कर लें, अगर किसी बच्चे को और को भी हो सकता है ज़रूरत हो। देखिएगा बड़े प्रश्न कोई भी आ जाए,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी प्रश्न था, मैंने सपोज किया 21वां प्रश्न था आपका, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आपने क्वेश्चन 21 लगा दिया और इसके नीचे आंसर लिख दिया। आप ये ANS अंग्रेजी में, हिंदी में, एक बच्चे ने तो ये पूछ रहा है सर यहाँ उत्तर हिंदी में लिखे ये उ या ये इंग्लिश में है ना, ये भी कोई फर्क पड़ता है क्या आज के टाइम में? मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग बनाना, जैसे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, और इसको अंडरलाइन कर दें। अगर आप एक ही पेन यूज कर रहे हैं तो बस अंडरलाइन हो गया, ब्लैक और ब्लू कर रहे हो तो आप ब्लैक से ये लिख दिया और ब्लू से आगे का काम कर लें। फिर आप यहां लिखना चाहें तो एक लाइन ये लिख सकते हैं भी, उद्योगों की स्थिति को कौन कौन से कारक है वो मुख्यतः प्रभावित करते हैं, और फिर एक एक करके, जैसे जो कच्चा माल है तो आपने हेडिंग बना दी कच्चा माल, इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर अब इस कच्चे माल के बारे में 2-4 लाइनें, 5-7 लाइनें, जो मेन चीज़ आप लिख सकते हो वो आप लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे उसको लिख देंगे, इसी प्रकार तीसरा बनाएंगे वो लिख देंगे। एक चीज़ आप इसके अंदर और कर सकते हो, ये हर सब्जेक्ट के अंदर जो बड़े वाले 4-4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें एक काम आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे आप कोई डायग्राम बना सकते हो, जैसे आप तो क्रिएटिव होंगे, जैसे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इस प्रकार से यूं घेरा बना दिया कॉपी के बीच में, जैसे यहीं ये उत्तर हमने बाद में लिख दिया। फिर आपने लिख दिया कच्चा माल और जो भी बाजार, जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इसके चारों ओर यूं डिजाइन सा बनाकर, कोई भी जो आपको लगे, जितने कारक आपके याद है इसके चारों ओर लिख दें, बीच में आधे एक पेज में आ जाएगा अच्छे से। और फिर इनमें से 4 का पूछा है तो कोई 4 का वर्णन कर दो, 5 का वर्णन कर दो, इससे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बड़े प्रश्नों में आप ऐसा कर सकते हो, छोटों में तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से, आपने यहाँ लिख दिया उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, फिर ऐसी पत्तियां सी बना के यहाँ इस प्रकार ये इसके अंदर लिख दिया, इसके अंदर लिख दिया, कोई भी जो भी आकृति आप बनाना चाहें तो, वरना कोई जरूरी नहीं। आपके ये शायद आपने इसलिए पूछा होगा भी उत्तर किस प्रकार से इफेक्टिव बनाएं, तो आपको बताऊं, पहले जो दिसंबर से पहले जो 2 प्री बोर्ड लिए थे उनकी आंसर शीट भी बताई थी, तो उसमें मैंने इस प्रकार से 1-2 प्रश्नों में डायग्राम बनाकर भी बताया था, और एक इस साल की बोर्ड की कॉपी दिखाई, और एक लास्ट ईयर की जो बोर्ड की कॉपी थी बहुत ही प्यारी सी, वो भी आपने देखा होगा, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था और उसका कम्युनिटी पर भी मैंने पोस्ट लगाई थी भी, हाँ भी इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, तो वो आप वहां से उस चीज का बेनिफिट है वो उठा सकते हो। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा है MP सिंह ने, सर उत्तर कितना बड़ा लिखें लघुत्तरात्मक और उनको? देखिएगा ज्योग्राफी में तो लिखा हुआ नहीं आता शब्द सीमा क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो उत्तर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लिखना होता है। बाकी सब्जेक्ट में आपको पता है लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 50 शब्द। अब आपकी जो पूरी कॉपी होती है उसका जो एक पेज है उसके अंदर लगभग शायद 28 या 30 लाइनें होती है, 28 से 30 लाइन। अब शब्द कितने शब्द आते हैं एक लाइन में आप खुद देख लो, लगभग 6-7 लाइन जो शब्द हैं वो आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आप शब्द गिने, शब्द का मतलब बीच में है, का, की, इनको नहीं गिनना होता, तो आप एक आइडिया रख लें, सीधी सी बात है। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो आपके लगभग 2 नंबर के आते हैं उसमें आप लगभग 8-10 लाइन लिख दें, कम से कम 8-10 लाइन कर दो, थोड़ा बहुत और ज्यादा आपको आ रहा है तो और लिख दें। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है जो 100 शब्दों में लिखना होता है उसमें आप चाहें तो लगभग 1 पेज लिख दें या 1 पेज से थोड़ा कम कर दें। और निबंधात्मक है जो 250 शब्दों के अंदर आता है तो आप उसमें लगभग 2 पेज लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, भी 2.5 भी लिख दोगे तब भी मिल जाएगा। तो आपको मैं ना बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री इनकी कॉपी दिखाऊंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा, जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले मैं सारी ये क्लियर कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा भी हाँ 4 नंबर के बड़े प्रश्न में कितने एक पेज है वो लिखने होते हैं। ज्योग्राफी कॉपी आपको मैंने दिखाई दी और वहां उस दिन आपको बता ही दिया भी कितना क्या कुछ लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न आए थे वो तो लगभग मैंने सारे हैं वो ले लिए। चलिए अब वो आप वाली बात मान लेता हूं कि सर थोड़ा पक्के वाले प्रश्न बता दो भी जो आपको लगता है आ जाएंगे। हालांकि आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए आपने पूरे जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं, पता है ना, कहीं कोई टेबलेट देने वाला कार्यक्रम यहाँ नहीं आयोजित होता है इस चैनल के ऊपर। मैंने आपको सारे क्वेश्चन हैं अच्छे से बता दिए, लेकिन आपके इतने ज़्यादा प्रश्न हैं तो उन्हीं में से मैं आपको कुछ प्रश्न अभी बता रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास इतना ही टाइम है भी थोड़ा सा उन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। तो पहली और दूसरी बुक के मैं ज़्यादा नहीं, आपको 15 ही प्रश्न बता रहा हूं जिनको आपको अभी देख लेना है।
मुझे पता है वो आपके अच्छे से तैयार है। और एक भारत का जो प्रश्न है अंकीय विभाजन, उसके ऊपर भी हम बात है वो कर लेते हैं साथ में। तो चलिएगा, यूं नहीं है अभी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया है। और छोटे प्रश्नों की बात करूं, एमसीक्यू है, चाहे रिक्त स्थान है, या वन लाइनर वाले जो प्रश्न है, या 1.5 नंबर वाले जो प्रश्न है, उनके लिए अपने जो भी एमसीक्यू सीरीज चली है ना सभी चैप्टर्स की, आप उनको चाहें तो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर उनका रिवीजन है वो अच्छे से कर लीजिएगा, अगर अब आपके पास टाइम लगता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा अच्छे से नींद लेनी है। आप बहुत ज़्यादा अब उस पर माथापच्ची नहीं करनी है, या मैंने बता दिया या फलाने ने बता दिया यार ये भी आएगा ये भी आएगा। मैंने आपको एक ही बात हमेशा कही है, आप विश्वास रखना, आपके विश्वास की कल जीत होगी। ये एक बात अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। बस हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, हमें वो नहीं सोचना है भी सर्कल मैप फट गया तो नहीं फटे, क्यों सोच रहे हैं उल्टा। तो इसलिए हमें सिर्फ सकारात्मक सोचना है, जो आपको तैयार है ना वही कल पेपर में आ रहा है। और आप बड़े मुस्कुराएंगे पेपर देते हुए, क्योंकि उस टाइम आपको लगेगा यार इतो ही सौखो पेपर देना तो पहले ही बता दे यार बोर्ड, और मैं तो पागल आना तेरिया इतो पढ़ो इं करो और बियाँ करो और पेपर तो बहुत ही आसान आ गयो। इस मुस्कुराहट के साथ आप पेपर करोगे और मेरी ये बातें याद भी करोगे भी सर ने कल ही बता दिया था। और कल शाम को अपने इसी टाइम तो फिर दोबारा मिलेंगे, मैं आपका बेसब्री से इंतजार भी करूंगा। तो चलिएगा कुछ पक्के वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप ध्यान रख लें, वृद्धि और विकास में डिफरेंस है वो देख लीजिएगा। और दूसरा, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपके पास दोनों तैयार हैं, दोनों देखिए कोई बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है, आप चाहे इंडिया वाला तैयार कर लें, वर्ल्ड का है तब भी वो लिख दे क्योंकि इंडिया भी तो वर्ल्ड में ही है। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक जरूर देख लें आप। फिर एक प्रश्न ये देख लें भी आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं बताइए। आप प्री बोर्ड में देखोगे ये सारे प्रश्न हैं उसमें शामिल, तो उस प्रश्न को भी, विशेषताओं वाले को भी देख लीजिएगा। एक प्रश्न अंकीय विभाजक पर टिप्पणी लिखिए, इसको भी देख ले। इसको मैं जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि इतने दिनों में पर्टिकुलर एक प्रश्न उस गंगानगर वाले बच्चे ने पूछा है जिसका नाम था भरत। तो भरत के साथ साथ आप बच्चे भी गौर कर लें, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसके अंदर है क्या। आपने सूचना प्रौद्योगिकी का नाम सुना है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी जिसमें हम इंटरनेट, मोबाइल, इन सब की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी का जो विकास के जो अवसर है ना वो एक जैसे नहीं है, यानी असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी देश, अब गौर कर लीजिएगा, कोई भी देश कितनी जल्दी से अपनी जनता को आईटी की, सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा देता है और उसके लाभ उपलब्ध करवाता है, उसे अंकीय विभाजक कहा जाता है। जैसे आपके पास मोबाइल आ गया, इंटरनेट की सुविधा आ गई, आपके पास आपकी सरकार ने कितनी जल्दी यानी आपके कितने कम टाइम में आपके एरिया का डेवलपमेंट कर दिया, टावर वगैरह लगा दिए, सब चीजें आ गई, इसको अंकीय विभाजक कहा जाता है। और विकसित देशों के अंदर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, विकासशील देशों में थोड़ी कम देखने को मिलती है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर क्या है, जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर अंकीय विभाजक की स्थिति अच्छी है बजाय गांव के। आज भी गांव में ऐसे बहुत से जो रिमोट एरिया है, दूरस्थ जो क्षेत्र है, वहां पर आज भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोग इंटरनेट की सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये अंकीय विभाजक की इतनी बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगला प्रश्न स्वेज और पनामा नहर में डिफरेंस वाला, यानी स्वेज नहर की मुख्य बातें और पनामा की मुख्य बातें आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है वो भी देख लें। और इसके साथ साथ उसी चैप्टर का विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और फर्स्ट बुक के अंदर ही लास्ट चैप्टर में है ग्रामीण बस्तियों को जो प्रतिरूप है, डायग्राम है, मैंने वीडियो भी इस पर बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया हुआ है। सेकंड बुक की बात करें तो प्रवास के कारण और प्रकार पढ़ ले, उसके कारण और उसके परिणाम। प्रवास के कारण क्या है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक आप पढ़ते ही हो, और परिणाम में आप जननांकिकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम याद कर लेना प्रवास के।
दूसरा प्रश्न है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में डिफरेंस वाला देख लेना। तीसरा है भारतीय कृषि की 4 या 5 जो प्रमुख विशेष जो समस्याएं हैं उनको आपको अच्छे से गौर करना है। अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है, जो आपने पढ़ा पाठ्य पुस्तक के हिसाब से, जैसे आपने नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उनमें से थोड़ा थोड़ा उनको देख लीजिएगा। 5वां लौह इस्पात उद्योग देख लीजिएगा। और अगर ये तैयार हैं तो आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण द्वारा औद्योगिक विकास कैसे हुआ उसको जरूर देख लेना साथ में। और एक सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय, और विशेषकर इंदिरा गांधी नहर जो कमान क्षेत्र है उसके संदर्भ में इस प्रश्न को देख लेना। और लास्ट में बात करूं 7वां है कि रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के तीनों वर्गों को बताइए। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, दूसरा, तीसरा है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये 15 प्रश्न आप पक्के वाले प्रश्नों में मान लें, ताकि आपका है वो, मैंने शुरू में कहा ना, अभी आपका मन टिक जाए भी हाँ इस प्रकार से मुझे ये चीज़ है वो करनी है। तो अब आपको बस थोड़ा सा टाइम आपके पास है अभी, और उसके बाद में आराम से टाइम से रोटी राटी खा के आराम से आप सो जाइएगा। अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से मज़े से। और प्रवेश पत्र संभाल के अभी शाम को ही रख देना, पेन और प्रवेश पत्र अपने तैयार, यानी हथियार है ये स्टूडेंट के, इन दोनों हथियारों को अच्छे से अपने संभाल के रख देना। क्योंकि सुबह उठते ही आप ढूंढो, क्या पता रात को कहाँ रख दिए और फिर सुबह सुबह दिमाग का दही नहीं हो जाए। इस बात का ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा बिल्कुल इजी वे में जाना है, बिना किसी घबराहट, भय, टेंशन के अपने को एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और इन्जॉय करना है पेपर के साथ। और बाकी सारी बातें बहुत हो चुकी है। चलिएगा, आप सब मेरे डियरेस्ट स्टूडेंट्स को, मेरे कछुओं को कल के एग्जाम फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, आपको आशीर्वाद, आप खुश रहें और आप ये दोहराते हुए जाएं भी आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आपको कल का इंजॉय करके आना है एग्जाम फेस्टिवल। और आते ही इन्हीं वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, ये जो अभी लास्ट वीडियो आज आप देख रहे हो, इसके कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कैसा हुआ उसके बारे में आप टिप्पणी कीजिएगा। और शाम को पेपर के सॉल्यूशन के साथ, उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों के साथ आपके सामने रूबरू रहूंगा। और उसके साथ साथ आगे भी आपके और सब्जेक्ट के भी बहुत सी चीजें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आगे आपको +2 के बाद क्या कर सकते हो, आपका कैरियर कैसे डेवलप हो सकता है, उन सभी मुद्दों के ऊपर आने वाले दिनों में हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो एक स्माइल के साथ सभी मुस्कुरा दीजिए और सभी बच्चे अपने लिए जोरदार तालियां हैं वो बजाइएगा। और आप सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।